सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज की शानदार क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। कौन सा टॉपिक आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत शानदार टॉपिक है और जिन एग्जाम्स को हम ध्यान में रखकर आज की चर्चा करेंगे, आज की क्लास करेंगे, वो रहेंगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। और रीट मेंस इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसमें भी जो आपके टॉपिक हैं उनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है। तो आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि पुराने जो क्वेश्चंस हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पता नहीं आप क्या क्या पढ़ रहे हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी तैयारी करके आप अपना समय तो नहीं खराब कर रहे हैं, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी 2018 में, जो पेपर हुआ था 20 अक्टूबर 2018 को, उस एग्जाम के पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेंगे आज और एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने वीनस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की 3 क्लास यूट्यूब पर डाल चुके हैं, आप पे देख सकते हैं। जिसने नहीं देखी वो अभी भी देख सकता है। क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड, रीट मेंस, इंग्लिश ग्रेड सेकंड की टेस्ट सीरीज, रीट फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज और रीट मेंस के लिए, विशेष रूप से रीट मेंस के लिए राजस्थान जीके जो कक्षा 6 से लेके 10 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस, लगभग 3000 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं टेस्ट सीरीज के रूप में। जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहां से आप पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको हो, ये कोर्सेस हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो तो आप पे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिन्होंने कोर्स बाई किया हुआ है, यदि उनको भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो ये नंबर है, आप इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपको आवश्यक लगे तो आप इन पे व्हाट्सएप कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। यथासंभव आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब आते हैं हम आज की क्लास पे और ये आपका पहला क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आप सबके सब लोग इसका आंसर करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी गंभीर विद्यार्थी हैं, आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन है पहला, आई यूजुअली स्लीप वेल। द वर्ड स्लीप in this sentence belongs to the class of word called, यानी ऊपर जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उसमें स्लीप वर्ड जो है वो कौन सी क्लास से संबंधित है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है। यानी पहली बात तो आप ये जान लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज्यादातर क्वेश्चंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं। बहुत धीरे धीरे चलिएगा आप लोग, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। क्योंकि कई बच्चों को लग रहा है कि सर जी हम तो बस फटाफट कर लो सब कुछ, और वो चीजें रह जाती हैं जो एग्जाम में फिर आती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि स्लीप कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आप सबके सब बच्चे इसका आंसर करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। पेन कॉपी अपनी पास रखें, जो भी नई चीज आपको लगे उसको नोट करें, जो भी आप पूछना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। एकदम ऐसी क्लास होनी चाहिए कि आप लोग मेरे सामने ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसी क्लास में चाहता हूं। आंसर कर दिया भाई सबने। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ब है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है। अब आती है बात, क्या ये
ऐसे भी पूछा जा सकता था कि ये कौन सी वर्ब है। अंडरलाइन जो पार्ट है, हमने आप लोगों के लिए जितने भी पुराने पेपर्स हैं, लगभग 9 पेपर हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए, सभी पेपर्स के सभी क्वेश्चंस को एक जगह एकत्रित कर दिया आप लोगों के लिए, और बहुत जल्द आप लोगों को वो बुक की शेप में मिल जाएगा, किताब की शेप में मिल जाएगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होंगी। बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। तो आप बताइएगा कि वर्ब में आपका गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, TRANSITIV। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है आपका ट्रांजिटिव। बी ऑप्शन है आपका इंट्रांजिटिव, SITIV, इंट्रांजिटिव है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब बताइएगा कौन सी प्रकार की वर्ब है ये, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। दो ऑप्शन कोई और मिल सकते हैं। स्लीप जो वर्ब है यहां लिखेंगे भाई सबके सब लोग। स्लीप वर्ब जो है वो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब किस प्रकार की वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिसके साथ क्या नहीं होता अभी, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये वर्ब आपकी कैसी है, इंट्रांजिटिव है। ये भी क्लियर हो गया। अब एक बात और समझिएगा, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए पढ़ते समय। क्या इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जा सकता है, बताइएगा भाई। क्या इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है या नहीं। यस और नो में आंसर कर दो फटाफट। क्या इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसिव वॉइस जो बनती है वो केवल और केवल किनकी बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स की बनती है, सकर्मक क्रियाओं की बनती है, अकर्मक क्रियाओं की नहीं बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की नहीं बनती है। यह बात भी समझ में आ गई। और क्या पूछा जा सकता है हमसे इतनी सारी चीजें बेटा आप तैयार करोगे, और आप लोगों से हमसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। ये जो वर्ब है आपकी, ये पूछा जा सकता है कि भाई आपकी जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब है। आपसे पूछेंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है या फिर फाइनाइट वर्ब है। बता दो भाई, फटाफट बता दो। एक क्लास में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपका आधार मजबूत करेंगे, जो आपकी समझ को विकसित करेंगे, और उस समझ के साथ आप एग्जाम पास करेंगे। क्योंकि भाषा है, आप जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश में जो कि तो क्वेश्चंस आ जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बता दिया होगा आपने, फाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट है। ये फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट है, कैसे पता चला फाइनाइट है, कैसे पता चला फाइनाइट है। वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाती हो, वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के किसके अनुसार, नंबर के अनुसार चेंज हो जाएं, वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएं, वे वर्ब जो टेंस के अनुसार चेंज हो जाएं, वे सारी की सारी फाइनाइट होती हैं। फाइनाइट का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो सीमित होता है, ये कंट्रोल्ड होती हैं। तो देखिएगा यहां यदि हमने आई को चेंज किया और यदि ही लिख दिया तो ही यूजुअली स्लीप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्लीप्स हो जाएगा। यानी ये जो आपका पर्सन चेंज किया आपने, फर्स्ट पर्सन की जगह कौन सा पर्सन कर दिया, ही, थर्ड पर्सन कर दिया, तो वर्ब चेंज हो गई। इसका मतलब ये वर्ब कैसी हुई आपकी, नॉन फाइनाइट वर्ब हुई। सेकेंड ग्रेड में भी 150 क्वेश्चन जो होंगे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे बेसिक्स पर आधारित होंगे। रीड मेंस का जो पेपर होगा उसमें भी बहुत सारी चीजें बेसिक्स पर आधारित होंगी। बेटा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। चलो भाई यहां भी हो गया मामला। अब अपन थोड़ा सा और समझते हैं इन चीजों को, क्योंकि हमें
बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब आप बताएंगे मुझे कि इसमें वेल जो वर्ड है, वेल, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आप बताएंगे इसमें वेल का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? बताओ भाई, वेल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वेल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ठीक बताया सब लोगों ने। वेल जो है वो एडवर्ब है। क्या है बेटा? ये एडवर्ब है। ठीक है। स्लीप कैसे सोता है? अच्छे से सोता है, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता हो क्या होता है? एडवर्ब होती है। तो वेल क्या है? एडवर्ब है। अब देखिएगा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको सबको तैयार किया बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को तैयार किया। लगभग देख लीजिएगा 9 पेपर हैं, तो लगभग 1300-1400 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सबको किया तो समझ में आई बातें हमारे भी कि कहां कहां से कैसा कैसा क्वेश्चन मिल सकता है। वेल की कंपैरेटिव डिग्री पूछी हुई थी, COMPARATIV। क्या पूछा है बेटा? वेल की कंपैरेटिव डिग्री पूछी हुई है। आप सबके सब कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर वेल की कंपैरेटिव डिग्री ये होती है। फटाफट लिखो भी, क्या होती है बताइएगा? वेल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लिख देंगे। चलो, वेल की वही कंपैरेटिव डिग्री होती है जो गुड की होती है, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। और यही किसकी होती है? वेल की भी यही होती है, बेटर होती है वेल की कंपैरेटिव डिग्री। ये भी बात समझ में आ गई। एक बात और बताइएगा, क्या वेल हर जगह एडवर्ब ही होती है या फिर कभी वेल एडजेक्टिव भी होता है? बताओ भाई, क्या वेल कभी एडजेक्टिव भी होता है क्या? और यदि एडजेक्टिव होता है तो एग्जाम्पल दीजिएगा, एक लिखिएगा कि सर ये सेंटेंस है, और इसमें देखिएगा कि वेल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन था और इसमें भी पता नहीं कितनी बातें पूछ रहा है। हाँ बेटा, हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको बहुत सारी बातें बताएंगे जो एग्जाम में आपके काम आएंगी। लिख दिया? चलो मैं लिखता हूं, देखो। आई एम वेल। आई एम वेल। यहां वेल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यहां वेल जो है ये एडवर्ब नहीं है। क्या है यहां? वेल क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम वेल। ठीक है। बी के बाद ये आपकी बी वर्ब है, और बी के बाद ये क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से जब वेल हो तो एडजेक्टिव होता है। चलो और समझिएगा, इस सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं समझने के लिए। यदि आपने उसके बाद बताइएगा यूजुअली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये ज्यादातर बच्चे बता देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। रीट मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे जो बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि यूजुअली क्या है? एडवर्ब है। फिर देखिएगा एडवर्ब के प्रकार पूछ सकता है आपसे। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में कम पूछे जाते हैं कि भी ये कौन सी प्रकार की एडवर्ब है, बहुत कम पूछे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेल है और ये यूजुअली, ये दो एडवर्ब इसमें है। दोनों कौन कौन से प्रकार की एडवर्ब है? यूजुअली कौन से प्रकार की एडवर्ब है और वेल कौन से प्रकार की एडवर्ब है? फटाफट बताओ भाई, आपका रिवीजन होने वाला है, बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। यूजुअली जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, FRAQUENCY, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और वेल जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। वेल है, ये है आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER, मैनर। समझ में आ गई भाई? चीजें क्लियर हैं आपके? और कोई क्वेश्चन इसमें मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सेकंड ग्रेड वाले बच्चे इसमें एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। कौन सा? इस सेंटेंस का पैटर्न बताइएगा। क्या बताना भी आपको? PATTERN, पैटर्न बताइएगा इस सेंटेंस का। लिखो भाई सब बच्चे, कमेंट बॉक्स में लिखेगा आई यूजुअली स्लीप वेल। किस प्रकार का पैटर्न इसमें है? कौन से पैटर्न का सेंटेंस ये है?
लिख दोगे? चलो लिख दोगे आप लोग। ये आपके लिए होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, आप करेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने बताया आपको कौन सी एग्जाम में आए हुए हैं, 2018 में जो पेपर था उस पेपर के जो कि तो क्वेश्चंस हैं आपके पास। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर, और डेली इसको पूछा हुआ है द वर्ड डेली इन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, यानी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा वर्ड डेली। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ड को आप पे सेंटेंस में उसके प्रयोग के अनुसार ही बता सकते हो। ऐसे कोई आदमी आपसे पूछे कि बताओ भाई डेली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, तो नहीं बताया जा सकता। आप उसको ये कहिएगा कि भाई आप इसका यूज कीजिएगा, क्योंकि यूज के अनुसार उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। किसी सेंटेंस में वो कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जबकि दूसरे सेंटेंस में उसके फंक्शन के अनुसार वो कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। देखते हैं डेली वर्ड यहां जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे गंभीर विद्यार्थी हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल्ड एनालिसिस कर लीजिएगा, उनका विस्तृत विश्लेषण कर लीजिएगा, उनके आर बार जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे देख लीजिएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। पेपर कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताइएगा। आप सब जानते हैं पेपर इज ए नाउन, पेपर नाउन है, ये भी क्लियर हो गई बात। नाउन के लिए आया कैसा पेपर है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया डेली आने वाला पेपर है, यानी जो वर्ड डेली है इसका संबंध जो है, इसका प्रयोग जो किया हुआ है वो केवल और केवल किसके लिए है, इस पेपर के लिए। और पेपर नाउन है, और आप सब जानते हैं नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसलिए ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, एडजेक्टिव है। समझ में आ गई बात ये। लेकिन आवश्यक नहीं है कि डेली जो वर्ड है वो हमेशा एडजेक्टिव ही हो, वो एडवर्ब भी हो सकता है। सामान्यतया एडवर्ब ही होता है। आई गॉट टू स्कूल डेली, आई गॉट टू स्कूल डेली, आई गॉट टू स्कूल डेली। ठीक है भाई, तो ये जो डेली है ये आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडवर्ब है। समझ में आ गई बात। ये क्या है, बता रहा है कि कैब जाते हो, फ्रीक्वेंसी बता रहा है डेली, तो ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई इसमें। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कम्स आउट डेली, एक ही एग्जाम में पूछे हुए हैं दोनों, और ये इसीलिए पूछा है कि आपको डेली शब्द का ठीक तरीके से पता है या नहीं है। सॉरी, डेली, यहां डेली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना है। अभी एक सेंटेंस लिखा आपने, सेम वही है, तो यहां क्या है, एडवर्ब है, तो यहां अपन लिख देंगे ये एडवर्ब है। इसमें और समझने की बात है, ये जो कम्स आउट है, ये कम्स आउट है, कम्स आउट ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है बेटा, ये फ्रेजल वर्ब, PHRASAL, ये फ्रेजल वर्ब है। और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू गेट पब्लिश्ड, टू गेट पब्लिश्ड, PUBLISHED, प्रकाशित होना, इसका मतलब होता है प्रकाशित होना, ये इसका मतलब होता है। कम आउट इसका ये मतलब, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो डेली प्रकाशित होता है, इसका मतलब ये हुआ। अब आपका होमवर्क ये है कि आउट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब और बताइए आप लोग। जैसे पुट आउट, कौन सी फ्रेजल वर्ब है, पुट आउट। लिखो फटाफट, पुट आउट का अर्थ क्या होता है। इतनी आशा तो मैं आपसे कर ही सकता हूं कि आप पे पुट आउट का मीनिंग जरूर बता देंगे। पुट आउट, बताओ भाई पुट आउट का मतलब क्या होता है। रन आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, इनके मीनिंग लिखो फटाफट और अपनी तैयारी को जांचो कि किस स्तर की तैयारी आप कर रहे हैं। क्या आपको छोटी छोटी मीनिंगों के ये जो मीनिंग्स हैं ये आपको पता है या नहीं पता है।
नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों भाई मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप इनके मीनिंग ढूंढेंगे, जिनको आते हैं वो ठीक है, नहीं आते हैं वो अपनी जहां से आप लोगों ने फ्रेजल वर्ब लिखी हैं वहां ढूंढो। पुट आउट का तो अक्सर पूछा हुआ है एग्जाम में, पुट आउट अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। चलो नेक्स्ट देखिएगा। द वर्ड डिसीजन इन द सेंटेंस बिलोंग्स टू, इस सेंटेंस में ऊपर द गवर्नमेंट्स डिसीजन वाज एक्सट्रीमली अनवाइज, आपसे पूछा है कि इसमें डिसीजन जो शब्द है यानी ये, इसको अंडरलाइन करके भी पूछ सकते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। वैसे देखिएगा जब हमने आप लोगों को नाउन पढ़ाया था तब उसकी एक मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन भी बताई थी, यानी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी आप उसको शब्द को देख के कैसे पहचान लेंगे। जिनके लास्ट में भी सामान्यतया ION आता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, वो नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, गवर्नमेंट का जो निर्णय था, वो था एक्सट्रीमली अनवाइज। आपको बताना है एक्सट्रीमली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक्सट्रीमली EXTRAMELY, एक्सट्रीमली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। फटाफट बताओ भी। एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब है। क्या है बेटा, वो एडवर्ब है। अब बात ये है कि थोड़ी देर पहले हम लिख रहे थे कि वेल एडवर्ब है, वेल एडवर्ब है, यानी ही स्लीप्स वेल, ऐसा लिखा था एक सेंटेंस, ही स्लीप्स वेल, ये लिखा था। और इसमें लिखा है एक्सट्रीमली अनवाइज या वाइज, जो कुछ भी है, यहां भी एडवर्ब है एक्सट्रीमली और यहां वेल एडवर्ब है। आप बताइएगा इन दोनों एडवर्ब्स में क्या डिफरेंस है, यानी पहले वाली जो वेल एडवर्ब है वो क्यों एडवर्ब है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसको मॉडिफाई कर रही है इसलिए एडवर्ब है, यानी वो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है इसलिए एडवर्ब है। जबकि ये एक्सट्रीमली जो वर्ड है, ध्यान देंगे बेटा, ये एक्सट्रीमली जो वर्ड है ये वर्ब को नहीं, किसको मॉडिफाई कर रहा है, अनवाइज जो है, अनवाइज आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है इसलिए क्या है, एडवर्ब है। यानी एडवर्ब वे शब्द होते हैं, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हो, जो वर्ब को करते हो, एडजेक्टिव को करते हो और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हो। यानी एडवर्ब इन तीन को मॉडिफाई करने वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीमली है तो एडवर्ब, लेकिन वेल से अलग है। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फटाफट लिख दीजिएगा। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल लिखिएगा एडवर्ब का जो शब्द इसलिए एडवर्ब है कि वो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्वेश्चन समझ गए? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्ब, एडवर्ब का एक एग्जाम्पल दीजिएगा दैट मॉडिफाइज एन एडवर्ब। समझ गए? आपको लिखना यह है, यानी वो एग्जाम्पल देना है एडवर्ब का जो इसलिए एडवर्ब है कि वो किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। समझ में आ गई बात? लिखो भाई, सबके सब बच्चे लिखेंगे। देखो गंभीर विद्यार्थी है वो तो निश्चित रूप से लिखेगा ही लिखेगा, और जो तैयारी करने वाले बच्चे वो जानते भी हैं कि ये किस लेवल की क्लास है। जिन्होंने एक दो बार एग्जाम पहले दी वो जानते हैं कि हम कितनी एग्जाम ओरिएंटेड रखते हैं क्लास को। इस प्रकार के क्वेश्चंस पे ही चर्चा करते हैं जो एग्जाम के लिए बने होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ठीक लग रहा होगा। बताइएगा भाई। चलो मैं लिख के दिखाता हूं। सी रन्स वेरी फास्ट। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को। सी रन्स वेरी फास्ट। सी क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। रन्स क्या है? वर्ब है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वेरी तो रन के लिए आया क्या? वेरी नहीं, रन के लिए तो क्या है? फास्ट। यानी सी रन्स फास्ट। तो फास्ट एडवर्ब है, इसलिए एडवर्ब है
क्योंकि वो किसको, वर्ब को मॉडिफाई करती है, ठीक है, इसलिए एडवर्ब है। और फास्ट कितनी, फास्ट कितनी बताओ भाई, बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, यानी ये पहले से एडवर्ब और ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रही है, एडवर्ब को, इसलिए ये भी क्या होगी, एडवर्ब होगी। ये क्वेश्चन पूछा था बेटा मैंने आप लोगों से। चलो भी आगे देखते हैं हम, अनवाइज क्या है ये देख ही लिया। चलो इसका भी सेंटेंस पैटर्न बताओ, इस सेंटेंस का भी सेंटेंस पैटर्न बताइएगा, बताएगा। द गवर्नमेंट्स डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज, यहां से लेके यहां तक क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। वॉज बी वर्ब है, यानी लिंकिंग वर्ब है, LINKING। लिंकिंग वर्ब को कॉपुला भी कहते हैं, COPULA। कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, COPULAR। कॉपुला भी कहते हैं, कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। इसके बाद ये जनरली अपने बाद क्या लेती है, ये देखिएगा, अनवाइज जो है ये एडजेक्टिव है, समझ में आ गई बात भाई। और ये एडजेक्टिव है तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। तो ये एक्सट्रीमली क्या है, ये पूरी की पूरी जो एक्सट्रीमली अनवाइज है, EXTRAMELY, एक्सट्रीमली अनवाइज जो है, इसमें अनवाइज जो है ये एडजेक्टिव है और ये इसकी मॉडिफायर है। आपने एमएचएम में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, हेडवर्ड और प्री मॉडिफायर। तो ये प्री मॉडिफायर है, फ्रेज पूरी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसलिए इसका जो पैटर्न बना वो क्या बना, SPC का पैटर्न बना। क्या समझ में आई भाई सारी बातें, ठीक से समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन बन सकता है तो आप पूछ सकते हैं कि किसी प्रकार का और कोई क्वेश्चन इसमें आपको लगता है कि सर देखो ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, क्योंकि अब तो निश्चित रूप से आप भी मोटिवेट हुए होंगे इस तरीके से पढ़ने के लिए, इस तरीके से चीजों को जानने के लिए। जब आप खुद अपने स्तर पे पढ़ रहे होते हैं तब भी ऐसे ही पढ़ना भी। What are you thinking about? इसमें पूछा हुआ है अबाउट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिएगा ये कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको अपनी तैयारी इस लेवल की रखनी है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उटपटांग चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें आप रखेंगे। आपसे पूछा है कि इसमें अबाउट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन देखिएगा बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें दो तीन चीजें मिल सकती हैं। व्हाट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। कौन सा बन सकता है, ऊपर जो वोट लिखा हुआ है, पहले आप वोट के बारे में बताइए कभी। ऊपर वोट जो लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बताइएगा आप लोग। इसमें लिखा हुआ है WHAT, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। व्हाट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, व्हाट प्रोनाउन है बेटा, PRONOUN, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन है। कौन से प्रकार का प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, INTERROGATIV। किस प्रकार का प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। समझ में आ गई बात ये भी। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर, मामला क्या है, ये देखिएगा, ठीक है। हु इज देयर, हु इज देयर, वहां कौन है। ये जो दोनों हैं व्हाट और हु, ये दोनों क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है बेटा। समझ में आ गई बात ये। इस प्रकार आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ने चाहिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है व्हाट हमेशा ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट डिसीजन डिड यू टेक, समझिएगा भाई, एक बार दोबारा समझो चीजों को। हमारी बड़ी इच्छा होती है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझा दी जाए। व्हाट डिसीजन, DECISIN, व्हाट डिसीजन डिड यू टेक देयर।
आपने वहां कौन सा निर्णय लिया। यहां देखिएगा वोट क्या है, यहां देखिएगा वोट क्या है, यहां देखिएगा वोट क्या है। यही तो चीजें समझनी है। और समझना क्या है भाई, इंग्लिश में और क्या समझना है, छोटी छोटी बातें हैं आपको समझनी है बस। देखो वोट के बाद में क्या आया हुआ है, डिसीजन आया हुआ है, तो ये क्या है, नाउन है। तो यहां जो वोट है ये प्रोनाउन नहीं है। क्या नहीं है बेटा, ये प्रोनाउन नहीं है। जो नाउन के साथ आए वो तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसलिए ये एडजेक्टिव है। इसलिए ये मत समझ लीजिएगा कि सर ने कहा था कि वोट से प्रोनाउन ही होता है, इसलिए एग्जाम में आ गया और हमने तो क्या कर दिया, प्रोनाउन कर दिया। ऐसा नहीं करें कोई भी, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। लेकिन यहां ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में भी एक दो चीज और समझते हैं। देखो प्रोनाउन में भी एक दो चीजें और समझते हैं। बड़ी काम की चीजें आप लोगों से साझा करने का प्रयास है। ये हमारे पास लिखा हुआ है ऊपर वाला ही, What are you thinking about? What are you thinking about? ठीक। अब इसमें ये तो हमें पता चल गया कि भाई what यहां क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन के भी दो केस होते हैं। कौन से, एक नॉमिनेटिव केस। कैसा, नॉमिनेटिव, NOMINATI, नॉमिनेटिव केस होता है एक। और एक होता है एक्यूजेटिव केस, ACCUSATIV, एक एक्यूजेटिव केस होता है। एक नॉमिनेटिव और एक एक्यूजेटिव केस। अब आपको यह बताने हैं कि इनमें से कौन से नॉमिनेटिव केस में है, यानी यहां जो वोट है ये कौन से केस में है, नॉमिनेटिव में है या फिर एक्यूजेटिव में है। जिन बच्चों का ये नहीं पढ़ा हुआ उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, उनको लग रहा होगा कि सर पता नहीं कहां से नॉमिनेटिव वगैरह लेके आ गए। नहीं पढ़ा हुआ तो बेटा पढ़ लेना, पढ़ने की चीजें हैं। थोड़ा मैं अभी समझा देता हूं। नॉमिनेटिव का मतलब होता है यूज्ड एज सब्जेक्ट। बस आ गई समझ में, यूज्ड एज सब्जेक्ट। किसके रूप में काम में लिया जाना, सब्जेक्ट के रूप में। और एक्यूजेटिव का मतलब होता है यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। आपको यह बताना है कि जो प्रोनाउन यूज हुए हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं। इसमें बताएगा व्हाट सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में। यदि सब्जेक्ट के रूप में है तब तो क्या है, नॉमिनेटिव। और यदि ऑब्जेक्ट के रूप में है तब क्या है बेटा, एक्यूजेटिव है। बताओ फटाफट, बताओ भाई, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा मस्तिष्क को चलाइएगा, दिमाग को दौड़ाइएगा। ये मान के चलिएगा कि एग्जाम आ गया है बस, और आप एग्जाम में बैठे हैं और बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी मन के साथ आंसर करें, सोचें, अपने दिमाग पर जोर डालें। इसमें यू सब्जेक्ट है बेटा पहले से ही, इसका मतलब ये सब्जेक्ट वाला मामला नहीं है। यू आर, व्हाट आर यू, तो यू तो सब्जेक्ट है, तो यहां ये नॉमिनेटिव केस में नहीं है, किस में है, एक्यूजेटिव केस में है। एक बात क्लियर होगी। चलो अब दूसरा देखते हैं। नीचे जो हैं ये किस केस में है, नीचे वाले जो हैं दोनों ये किस केस में है, बताओ भाई। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, तो व्हाट कहां किसके रूप में काम आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। दिस इज द मैटर, अपन ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द मैटर। व्हाट की जगह हमने क्या लिख दिया, दिस लिख दिया, बस ये दिस ही तो है और क्या है। तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में ही हो रहा है, यानी इसका आंसर जो होगा वो सब्जेक्ट ही होगा। तो ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, NOMI, नॉमिनेटिव केस। कौन सी केस है, नॉमिनेटिव केस। हु इज देयर, रमेश इज देयर। हु इज देयर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, रमेश इज देयर लिख सकते हैं। तो हु की जगह लिखा हमने रमेश, और रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो रमेश आपका सब्जेक्ट है, तो यहां हु भी कौन सी केस में है, हु इज देयर, हु इज देयर, रमेश इज देयर। हमने हु की जगह क्या लिख दिया, रमेश इज देयर, रमेश लिख दिया। तो ये रमेश किसके रूप में है,
सब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में बेटा? सब्जेक्ट के रूप में है, और इसलिए कौन सी केस है? नॉमिनेटिव केस है ये। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से हमने समझाया है, इसलिए हम आशा रखते हैं कि आप इनके आंसर्स करेंगे। चलो भाई, ये तो हुआ हमारा। अब आप कहोगे सर जी मामला तो अबाउट का था और आपने कहां से कहां ले लिया। अब आते हैं अबाउट पे। अब किस पे आते हैं? अबाउट पे। What are you thinking about? I am thinking about Ramesh. I am thinking about Ramesh. Thinking about Ramesh. ठीक है बेटा, तो ये है आपका अबाउट। अब देखिएगा ये अबाउट क्या है, समझ में आ जाएगा। अबाउट यहां प्रेपोजिशन है। अबाउट यानी के बारे में। जब अबाउट का प्रयोग के बारे के अर्थ में किया जाए तब वो प्रेपोजिशन होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी आर टॉकिंग अबाउट TALKING। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, के बारे में। द लीडर डिलीवर्ड अ स्पीच अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम। उन्होंने संसदीय व्यवस्था के ऊपर क्या दिया? एक लेक्चर दिया, एक स्पीच दिया अबाउट। माई टीचर टॉट मी अबाउट ग्रामर। मेरे टीचर ने मुझे ग्रामर के बारे में बताया। माई फ्रेंड आस्क्ड मी अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अबाउट यानी के बारे में। जहां जहां भी अबाउट का प्रयोग के बारे में किया जाए तो उसके बाद आपको एक नाउन प्रोनाउन मिलेगा, और ऐसी स्थिति में अबाउट क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। समझ में आ गई बात? तो क्या अबाउट हमेशा ही प्रेपोजिशन होता है? बताओ भी, तो क्या अबाउट हमेशा ही प्रेपोजिशन होता है क्या? अबाउट का प्रयोग के एडवर्ब के रूप में करके बताइएगा। अबाउट का प्रयोग के एडवर्ब के रूप में करिएगा। ये लिख दिया हमने अबाउट। और हमारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, जो ये मानते हैं कि सर हमारी तैयारी हो गई है, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ऐसे बच्चे भी क्लास देख रहे हैं, तो वो बताइएगा, अपने आप को जांचिएगा कि अबाउट का प्रयोग के एडवर्ब के रूप में कैसे होता है। एक सेंटेंस जरूर लिख के हमें बताइएगा, ताकि हम भी जाने कि कहीं आप लोग के झूठे ही भ्रम में तो नहीं हो कि तैयारी हो रखी है और हो ही नहीं रखी हो। लिखेंगे? लिखिएगा। अबाउट लगभग। अबाउट का प्रयोग जब लगभग के अर्थ में किया जाए। किसके अर्थ में बेटा? लगभग। वी लेफ्ट LEFT, we left from Jaipur at about 9:30. At about 9:30. हमने जयपुर से हम रवाना हुए। We left from Jaipur at about 9:30. लगभग कितनी बजे? 9:30 बजे के आसपास। अबाउट का मतलब लगभग। इट वेज अबाउट 30 पाउंड्स। इसका वजन लगभग कितना है? 30 पाउंड के आसपास है। ठीक है, अबाउट यानी के आसपास, लगभग रफली के अर्थ में होता है। रफली नहीं कहते भाई, रफली 50 होगा। ठीक है, लगभग 50 होगा। तो इसका अर्थ जो यहां होता है वो रफली, ROUGHLY, रफली के अर्थ में। या फिर एक शब्द और होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग। अबाउट 30 क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू मी इन द एग्जामिनेशन। मुझसे लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए? 30 क्वेश्चन पूछे गए। किसमें? एग्जाम में, इन द एग्जामिनेशन। समझ में आ गई बात भाई? तो वहां अबाउट जो है वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। अबाउट बेटा क्या होती है? एडवर्ब होती है। हमने ये देख लिया यहां क्या है, तो प्रीपोजिशन है, एडवर्ब होती है। अब एक बात और है भाई, आपसे पूछ लेते हैं। चलो, आप लोग जब आंसर करते हैं तो मन करता है कि आप लोगों को और बातें बताएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं। अबाउट का एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग बताओ। अबाउट का पहले तो यही बताओ
क्या अबाउट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या अबाउट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है क्या? और किया जा सकता है तो करके दिखाओ कि भाई देखो ये है। सब लोग कोशिश जरूर करिएगा, सोचिएगा, अगर नहीं भी लिखते हो तो सोचो जरूर, क्योंकि एग्जाम बेटा आपको पास करनी ही करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम पास करनी ही करनी है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। बस जितना मैटर मैंने आप लोगों को दिया है उतना आप अच्छे से तैयार कर लें। अन्य कहीं से भी आपको कोई अच्छा मैटर मिलता है और आपको लगता है कि वो अच्छी चीजें हैं, वहां से भी तैयार कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें अपने। चलो मैं बताता हूं। ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू ज्वाइन दिस, वो इसको ज्वाइन करने ही वाला है। आई एम अबाउट टू स्टार्ट, I am about to start this. START. I am about to start this. तो ये देखिएगा बी के बाद he is about to doing this, he is about, she is about to, तो ये इस प्रकार की जब स्ट्रक्चर होती है इसमें, ये बी के बाद, तो ये जो आपका होता है ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है बेटा। समझ में आ गई होगी बात? इस प्रकार से हमने आज 2018 के जो पेपर हुआ था उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे गए थे उन पे चर्चा की। रीट मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे भी जान लें कि आपको भी लगभग पार्ट ऑफ स्पीच इसी तरीके से पढ़ने हैं, और इसी प्रकार का स्तर आप लोगों का रहने वाला है। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से अपनी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।